नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम दिशाएं में, जहां हम बातें करते हैं करियर की। और कार्यक्रम में आए हमारे विशेषज्ञों से जानकारी के आधार पर हम आपको बताते हैं कि कितनी संभावनाएं हैं रोजगार की उस क्षेत्र में। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा देश भारत है। भारत के पास अपना सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है। संविधान के अनुसार लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कानून किसी न्याय संहिता को कहते हैं। समाज को किस रूप में सही ढंग से चलाना है, ये कानून देखता है। मनुष्य के द्वारा किए गए गलत आचरण या फिर नियमों का उल्लंघन करने पर न्यायपालिका उसे दंड देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान ही देश को चलाता है। संविधान ही हमें अधिकार दिलाता है। संविधान ही हमें सम्मान दिलाता है। संविधान बुराई को डराता है। युवा साथियों, कार्यक्रम दिशाएं के इस अंक में आज हम बातें करेंगे कानून के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं। चर्चा के माध्यम से हम जानेंगे कि इस क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं, अवसर हैं रोजगार की हमारे युवा साथियों के लिए। आज कार्यक्रम दिशाएं के इस अंक में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं हमारे मेहमान अभिनव नारायण जी, जो कि पेशे से एक वकील और स्तंभकार हैं। आपका हमारे कार्यक्रम दिशाएं में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभिनव जी, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। मैं वर्तमान में पटना से चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से LLM की पढ़ाई कर रहा हूं और साथ ही मेरी पढ़ाई LLB की पूरी हुई है दिल्ली से, और वर्तमान में मैं दिल्ली हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट में वकालत भी कर रहा हूं। अभिनव जी, आप हमारे युवाओं को बताएं संक्षिप्त में कि संविधान क्या है, आखिर क्या है हमारा भारतीय संविधान। संविधान शब्द, आपने अभी चर्चा की संविधान की, तो सबसे पहले संविधान 2 शब्दों से बना हुआ है, 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, श्रम और विधान। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रम का अर्थ होता है बराबर और विधान का मतलब होता है नियम और कानून। तो इसका साफ साफ अर्थ है कि वह नियम जो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू किए जाएं, उसे संविधान कहते हैं। जैसे कि हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और लोगों के हितों की रक्षा करने का जो मुख्य आयाम है वो संविधान के पास है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि संविधान ही एक मूल रूप से एक ढांचा है जिससे लोगों के कर्तव्य और लोगों के जो राइट्स हैं उसे बचाया जा सकता है। कानून के क्षेत्र में जो युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, कानून के क्षेत्र में अगर कोई छात्र आगे आना चाहता है और करियर बनाना चाहता है तो सबसे पहले 12वीं के बाद जब आप बात करते हैं तो शुरुआत 12वीं से ही हो जाती है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक उन्होंने 12वीं के बाद एक कोर्स अप्रूव कर दिया है बहुत पहले ही, जिसे BA LLB का नाम दिया गया है। BA मीन्स बैचलर और LLB मीन्स लॉ की डिग्री। मतलब आप साथ साथ बैचलर भी प्राप्त कर सकते हैं और लॉ की डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये 5 साल का कोर्स होता है और इसमें 12वीं के बाद ही आपको दाखिला लेना होता है। तो ये तो हो गया अंडर ग्रेजुएट कोर्स से पहले की बात, 12वीं के बाद। लेकिन जो विद्यार्थी या जो छात्र स्नातक कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनके पास भी LLB करने का मौका होता है। यानी वह ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का LLB में दाखिला ले सकते हैं। तो यानी एक तरफ 5 साल का कोर्स है और एक तरफ 3 साल का कोर्स है। तो इन दोनों की डिग्री लेने के बाद या इन दोनों में से कोई की भी डिग्री लेने के बाद आप वकालत शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अगर जो छात्र बैचलर और अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बाद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लेना चाहे, उसके लिए भी लॉ में प्रावधान किया गया है LLM की डिग्री। तो वो 1 साल और 2 साल का होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल का भी दिया गया है, 2 और 3 साल का। अगर सपोज कीजिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वकालत शुरू कर दिए हैं, तो आप साथ साथ LLM की भी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ पे 2 और 3 साल दोनों का प्रावधान किया गया, यानी तीनों रूप से BA LLB, LLB और LLM। तो यहाँ पे सिर्फ BA LLB ही नहीं है, BA LLB, BCom LLB, BCom LLB, यानी कॉमर्स के साथ भी आप लॉ परस्यू कर सकते हैं, आर्ट्स के साथ भी लॉ परस्यू कर सकते हैं और इसके साथ साथ ही
BA-LLB, BCom LLB और BBA LLB मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी आप लॉ परस्यू कर सकते हैं। तो इन मतलब अगर देखा जाए तो लॉ एक बहुत ही एम्बिट वेराइटीज़ है। आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे स्कोप्स हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास एक ही डिग्री उपलब्ध है। आप बैचलर हो गया, मास्टर्स हो गया, आगे परस्यू PhD भी कर सकते हैं। तो बहुत सारा स्कोप है, योग्यताएँ हैं। तो छात्रों को इन सब चीज़ों के बारे में जाननी चाहिए और एक रुचि के अनुसार अगर उन्हें किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, आर्ट्स में इंटरेस्ट है, कॉमर्स में इंटरेस्ट है या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है, तो उस अनुरूप वो दाखिला ले सकते हैं। अभिनव जी, हम कानून की बातें कर रहे हैं, यहाँ ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि न्यायपालिका में और कानून में क्या अंतर है। देखिए, कानून और न्यायपालिका दोनों एक ही पहलू है। कानून मीन्स न्याय व्यवस्था। अगर संहिता कुछ दिया हुआ है, प्रावधान कानून में कुछ किए गए हैं तो वो लिखित रूप से किए गए हैं। जैसे IPC की धारा है, CRPC की धारा है, CPC की धारा है या संविधान में अनुच्छेद का प्रावधान है। तो यह सारे प्रावधान को एक संहिता के रूप में, डॉक्यूमेंट्स के रूप में हमारे देश में लागू किया गया है। उसे हम लोग कानून कहते हैं। अब वहीं अगर कानून और न्याय की अवमानना होती है या लोगों के द्वारा उसका पालन नहीं किया जाता है तो हम लोगों के पास एक अधिकार है, राइट्स है। वो सभी नागरिकों के पास बराबर का अधिकार है। तो अगर कानून की अवमानना होती है या मौलिक अधिकारों का हनन होता है या कानून से संबंधित किसी भी धाराओं पर लगता है लोगों को कि यह मेरे विरुद्ध जा रहा है या हमारे समानता के अधिकारों का हनन है, तो वो न्यायपालिका में दस्तक दे सकता है। वहाँ पे अपनी आवाज़ उठा सकता है। न्यायपालिका में जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे प्रावधान मौजूद हैं जहाँ पर वह न्याय की गुहार लगा सकता है और अपने हक की बात कर सकता है। तो न्यायपालिका एक तंत्र है, एक व्यवस्था है जहाँ पर लोग जा करके अपने न्याय की गुहार लगाते हैं। और कानून एक लिखित दस्तावेज कह सकते हैं जो कि लोगों के हक के लिए, लोगों के अधिकार के लिए बनाया गया है। आप हमें ये बताइए कि ऑल इंडिया बार परीक्षा क्या है और इसे पास करने के बाद कितनी संभावनाएं हैं छात्राओं के करियर के लिए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है, AIBE जिसे कहते हैं, अखिल भारतीय बार एग्जामिनेशन जिसे कहा जाता है, उसमें मूल रूप से जो विद्यार्थी या जो छात्र LLB या BA LLB की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं उसके बाद उस एग्जामिनेशन में बैठना अनिवार्य होता है। अगर आपको वकालत करना है, अगर आपको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करना है, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना। क्योंकि ये एक गाइडलाइन है। पहले ऐसा होता था कि AIBE की एग्जामिनेशन नहीं होते थे। लोग LLB करने के बाद या BA LLB करने के बाद डायरेक्ट कोर्ट में जा कर के प्रैक्टिस शुरू कर देते थे, जिससे कहीं ना कहीं न्यायिक तंत्र की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं लचर हो गई थी और एक जो एसेंस होना चाहिए न्याय व्यवस्था में वो नहीं दिख रही थी। तो जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है वो उसी को देखते हुए शुरू किया गया 2010 में। इसके बाद से जो भी विद्यार्थी लॉ की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं उन्हें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एग्ज़ाम में बैठना होता है और एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है। उसके बाद ही वह वकालत शुरू कर सकते हैं। देखा जाए अभिनव जी, तो शुरू से ही ये देखा गया है कि एडवोकेसी के क्षेत्र में ये इसे काफ़ी एक रॉयल प्रोफेशन भी माना गया है। लेकिन क्या वजह है कि वर्तमान समय में स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर BEd करके शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन इस प्रोफेशन से कम जुड़ रहे हैं? कारण क्या है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि पहले के समय में यह एक धारणा होती थी कि लोगों के मन में कि लॉ को बहुत कमतर आंका जाता था। कानून की जो पढ़ाई पूरी कर रहे थे उन्हें उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि पहले के समय में डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया या अन्य पेशा हो गया, वहाँ पर परिवार का भी वर्चस्व होता था कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को इस फील्ड में भेजना है, मुझे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। लेकिन कानून के क्षेत्र में लोगों की कमी देखी जाती थी। लेकिन अभी के समय में ये ट्रेंड देखा जा सकता है कि 5 से 7 साल पहले से और अभी तक इसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। जैसा कि बहुत सारे लॉ यूनिवर्सिटीज़ आ चुके हैं हमारे देश में, बहुत सारे लॉ के संस्थान खुल चुके हैं और लोगों में जागरूकता भी फैली है पहले की अपेक्षा। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि पहले की अपेक्षा लोगों में एक जागरूकता का भाव उत्पन्न हुआ है और लोग अब लॉ के क्षेत्र में अपने कैरियर को बनाने के लिए
बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। ये पहले नहीं था। कालांतर में भी देखा जा सकता है, जब हम संविधान सभा की बात करें या जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो लॉ के क्षेत्र में लोगों का दिलचस्पी काफ़ी था। हम लोग संविधान जब देखते हैं, संविधान को पलट कर, तो वहाँ लॉ मेकर्स, जितने भी लॉ बनाने वाले लोग थे वही थे संविधान सभा में, और जिनको लॉ के विशेषज्ञों की जानकारी थी, लॉ की जानकारी थी, कानून की जानकारी थी। पंडित नेहरू की बात कर ले, महात्मा गांधी की बात कर ले, सभी लोगों ने लॉ की डिग्री प्राप्त की थी। तो यह एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, इसमें लोग बहुत अच्छे से कैरियर बना सकते हैं, और अब धीरे धीरे ये ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। जैसा कि आपने बताया हमें कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग इससे जुड़ रहे हैं, छात्र का इस फील्ड में आना अब संभव हो रहा है, वो जुड़ रहे हैं इस फील्ड से। आप हमें ये बताएं कि इस पेशे के लिए भारत का माहौल कैसा है, और जो छात्र अगर विदेश जाना चाहते हो वकालत के बाद, उनके लिए क्या माहौल है? देखिए, जहाँ तक माहौल की बात करें तो मेरे समझ से भारत जैसा माहौल, अगर वकालत के क्षेत्र में जाएं तो भारत जैसा माहौल दूसरे देश में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे अवसर हैं, जो लोगों को बस एक राह दिखाने की ज़रूरत है कि हमारे लॉ में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे अवसर हैं, बस एक जो मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है वो देने की ज़रूरत है। ऐसे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं लॉ फील्ड में। आप चाहे बात कर ले, एक से एक वरिष्ठ वकील की बात कर ले, अधिवक्ताओं की बात कर ले, या बहुत सारे लोग को इस फील्ड में अग्रसर आगे आते देखा हम लोगों ने देखा है। तो मेरे समझ से माहौल काफ़ी अच्छा है। और जहाँ तक बात करें वकालत में भी, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, इन सारे मतलब आपके पास भरमार है, बस एक सही दिशा की ज़रूरत है। एक से एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक से एक अवसर हैं। अब तो धीरे धीरे ट्रेंड भी बदल रहा है, हर जगह लॉ के क्षेत्र से आए हुए लोगों को तवज्जो दी जा रही है। चाहे वो बात कर ले कॉरपोरेट की, चाहे वो बात करे कॉमर्शियल की, चाहे वो बात कर ले सरकारी नौकरियों में भी। तो माहौल काफ़ी बेहतरीन है, और आने वाले समय में मेरे ख्याल से इस माहौल में और भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अभिनव जी, आप हमें ये बताएं कि लॉ की कितनी शाखाएं हैं और कितने ऑप्शंस हैं करियर के रूप में इस क्षेत्र में? देखिए, जहाँ तक कैरियर की बात करें तो लॉ की शाखाएं विभिन्न प्रकार की हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, साइबर लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल लॉ हो गया, कॉमर्शियल लॉ, टैक्सेशन लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, या फिर बात कर ले लेबर लॉ की। तो बहुत सारे एम्बिट स्कोप हैं। हर एक सेक्शन का अपना एक एसेंस है, एक महत्व है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें शाखाओं की, तो इन सारे शाखाओं में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे हम कुछ शाखाओं पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे। साइबर लॉ की बात करें, आजकल के समय में साइबर लॉज काफ़ी ट्रेंडिंग है। हर जगह आप देखते होंगे कि साइबर लॉ, लोगों को समझ नहीं आता कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर से रिलेटेड अपराध क्या होते हैं। तो उन सब के लिए साइबर लॉयर होते हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं, उनसे मशवरा ले सकते हैं। तो फिर आप बात कर ले लेबर लॉ की, तो लेबर कोर्ट्स है हमारे देश में, लोगों को ये समझना होगा। लेबर कोर्ट्स में लेबर से रिलेटेड लॉयर हैं, उनसे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी में आपको डेली वेजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया या इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो गई, तो आप लेबर कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। या फिर जो काम कर रहे मजदूर हैं, उनसे रिलेटेड कोई समस्या है तो आप लेबर कोर्ट्स में जा सकते हैं। टैक्सेशन लॉ हो गया, टैक्स से रिलेटेड कोई समस्या हो गई तो आपके पास टैक्सेशन लॉयर हैं। आजकल आईटी जब आप फाइल करते हैं, आईटी रिटर्न फाइल करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको टैक्सेशन की ज़रूरत होती है, लॉयर की ज़रूरत होती है। कैसे हम फाइल करें, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें, तो वहाँ पे टैक्सेशन लॉयर की ज़रूरत होती है। या फिर आप आईटी लॉज की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है। आप देखे होंगे कि जब इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई समस्याएं होती है या फिर आप किसी अपराध में फंसते नज़र आते हैं, आपको उसकी जानकारी नहीं होती है, तो आप वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। या फिर बात करें आईपीआर की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हम बात करें, तो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, हर कंपनी को रजिस्टर करवाना होता है, हर कंपनी को अपनी लोगो, मन पसंदीदा लोगो चाहिए होती है। तो इन सब से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड जो भी एडवोकेट्स हैं, इवन लॉ फर्म्स खुल चुके हैं, एक से एक लॉ फर्म्स हैं जो आपको सहायता प्रदान करती है। तो एम्बिट बहुत, स्कोप बहुत है आपके पास, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। ये तो हो गया कॉमर्शियल सेक्टर हो गया, कंपनी लॉ हो गया, बैंकिंग लॉ हो गया। इवन बैंकिंग में भी
आजकल बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आती है, जैसे चेक बाउंस का समस्या हो गया या फिर इससे संबंधित और भी सारी समस्याएं होगी, कैसे मुझे इससे निपटना है, तो आपको उसके लिए एक अलग लॉयर करना होगा, अलग जानकारी रखनी। तो एम्बिट काफ़ी है। तो ये कॉमर्शियल हो गया, सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया, उसके बाद आपको आईटी सेक्टर्स हो गए, आपको इधर जो भी है कह सकते हैं उसमें कि लेबर कोर्ट्स हो गए, या फिर आपको बाहर भी आप विदेशों में भी इसके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। लीगल रिसर्चर के पोस्ट हैं बहुत सारे कंपनियों में, या फिर आप जब जाएंगे बड़े बड़े लॉ फर्म्स में तो लीगल कंसल्टेंट के पोस्ट हैं। लीगल कंसल्टेंट के पोस्ट हैं, 4 साल 5 साल आप कहीं पे जॉब कर चुके हैं या वकालत कर चुके हैं तो वो अनुभव वहाँ पे खोजता है। तो 4-5 साल का अनुभव आपके पास है तो आप लीगल कंसल्टेंट बड़े बड़े लॉ फर्म्स में या बड़े बड़े कंपनियों में लीगल कंसल्टेंट के पोस्ट पर जा सकते हैं। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में भी एक से एक संस्थाओं में भी आप चाहे बात कर ले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस की, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, वहाँ पर भी लीगल कंसल्टेंट का पोस्ट है। तो सरकारी नौकरियों में भी आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी आपके पास एम्बिट हैं, स्कोप हैं। तो वहाँ पर भी आपके पास एक ट्रेंडमार्क सेट करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। बस है कि आपको देखना है कि मेरी समझ और मैं किस क्षेत्र में अपने आप को सबसे ऊपर ले जा सकता हूँ। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ कैरियर वाइज ज़रूरी भी हैं, और इन्हें मेरे समझ से इसके अलावा भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, मैं मतलब इतने कम समय में मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। जैसे आप बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी जुडिशल क्लर्कशिप का पोस्ट है। जब आप तुरंत एलएलबी की डिग्री प्राप्त करते हैं तो लॉ स्टूडेंट्स के लिए जुडिशल क्लर्कशिप की व्यवस्था की गई है, फेलोशिप की व्यवस्था की गई है। आपके पास पब्लिक पॉलिसी में भी जाने का स्कोप है, लाइक नीति बनाने के लिए हमारे लेजिस्लेचर में, जैसे आप 3 हिस्से को आपने इससे पहले डिफाइन किया, तो वहाँ पे भी आप नीति बना सकते हैं, पब्लिक से रिलेटेड पॉलिसीज़ को फ्रेम कर सकते हैं। तो आपके पास स्कोप बहुत है, बस वही है कि देखना है कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। और आप अगर बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं या वकील हैं तो आपके पास अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल बनने का भी आगे बहुत सारा स्कोप खुला हुआ है, दरवाज़ा बंद कहीं नहीं हुआ है लॉ के क्षेत्र में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया। तो इन सारी पोस्ट के साथ साथ आपके पास मतलब कहा जा सकता है कि n नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास इतनी ज़्यादा स्कोप हैं, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है लॉ के क्षेत्र में। बिल्कुल, जैसे समुद्र का अंत नहीं वैसे ही संभावनाओं का भी अंत नहीं है किसी भी क्षेत्र में, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें जानकारी ही नहीं होती है। हम बात कानून की कर रहे हैं तो ऐसे में इस पहलू को छूना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जज कैसे बना जाए। मतलब जो एलएलबी जिन्होंने किया है या जिन्होंने एलएलएम किया है वो जज कैसे बने, इसमें अपना करियर कैसे बनाए। देखिए, जज बनने की भी प्रक्रिया होती है। अगर देखा जाए तो शुरुआत में जैसे आपने एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और उसके तुरंत बाद अगर आपको जज बनना है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप जज नहीं बन सकते हैं। ये बात साफ है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाना है तो उसके लिए आपके पास अनुभव का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों में जब हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है और वो आप तुरंत एलएलबी के बाद दे सकते हैं। जैसे आपकी डिग्री अभी 2022 में पूरी हुई और आप 2022 में एग्जामिनेशन के फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अधीनस्थ न्यायालयों की बात हो रही है। सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स में भी निचले स्तर की जुडिशरी, लोअर जुडिशरी की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास ये प्रावधान है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर रिटन एग्जामिनेशन होता है, मेंस एग्जामिनेशन, और उसके बाद इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद हम हायर जुडिशरी की बात करें, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में ही हायर जुडिशरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जैसे डिस्ट्रिक्ट जज हो गया या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, एडीजे जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए 7 साल का अनुभव होना ज़रूरी है वकालत के क्षेत्र में। अगर 7 साल का अनुभव है आपको वकालत के क्षेत्र में तो उसके बाद जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे आपको हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो रिटन एग्जामिनेशन और ओरल इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन करते हैं। उसके आधार पर एक लिस्ट बनती है और उस लिस्ट के लिए हाई कोर्ट जज जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश में ये तय किया जाता है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट्स की।
ये तो बात हो गई निचली अदालतों की, लोअर कोर्ट्स की। लेकिन जब हम हाई कोर्ट्स की बात करते हैं तो हाई कोर्ट्स में आप देखे होंगे कि आर्टिकल 217 क्लॉज 2 की जब हम बात करेंगे, वहाँ पे यह प्रावधान दिया गया है कि क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ जज इन हाई कोर्ट। तो आप जज कैसे बन सकते हैं हाई कोर्ट के? तो सबसे पहला जो होता है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी बात जो होती है, आपको 10 साल का अनुभव होना चाहिए वकालत के क्षेत्र में, तभी जाकर आपको हाई कोर्ट के जज के रूप में रेकमेंड किया जाएगा। और जनरली हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पे कोई आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, आपके अनुभव के आधार पर बनाया जाता है। इसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 124 में अगर देखेंगे, आर्टिकल 124 क्लॉज 3 की जब बात करेंगे तो वहाँ पे क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस टू बिकम अ जज इन अ सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए आपको हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल जज के रूप में अपनी भूमिका को अदा करनी है, तभी जाकर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाएंगे। और जरूरी नहीं है कि एक ही हाई कोर्ट में आप 5 साल तक रहें, हो सकता है कि 2 हाई कोर्ट में भी, लेकिन वो सब्सिक्वेंट रहना चाहिए, सक्सेशन रहना चाहिए, लगातार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ये होना चाहिए। तो लगातार अगर आप 5 साल तक 2 हाई कोर्ट्स में भी जज की भूमिका निभा चुके हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में वहाँ पर देखा जा सकेगा। और दूसरी वही बात कि भारत का नागरिक, वो तो सबके लिए, हाई कोर्ट्स के लिए भी और सुप्रीम कोर्ट्स के लिए भी बराबर है। तो फिर हम जब बात करते हैं, और साथ ही इसके साथ ही 10 साल का अनुभव हाई कोर्ट में होना चाहिए वकालत के रूप में। तो इन सारे पहलुओं को अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जज बनने की प्रक्रिया है वो एक कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा तय की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए एक और ख़ास बात ये है कि जब हम चीफ जस्टिस का चुनाव करते हैं तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो हैं वह उन्हीं के द्वारा चयन किया जाता है, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज रहते हैं उनसे सहमति ली जाती है। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट के जज का चुनाव करते हैं तो वहाँ पे प्रेसिडेंट को अनिवार्य रूप से चीफ जस्टिस से सलाह मशविरा करना होगा। अगर चीफ जस्टिस से सलाह मशविरा नहीं होगा तो फिर जज नियुक्त नहीं किया जा सकेगा सुप्रीम कोर्ट का। तो ये सारे प्रावधान हैं हमारे संविधान में मूल रूप से सभी अंकित किए गए हैं। तो ये सारे जज बनने की प्रक्रिया है। तो अगर आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन करके जज बनना चाहें तो आपके पास लोअर कोर्ट्स में जज बनने का मौका है। उसके बाद आपको अनुभव के आधार पे ही जज या फिर जो न्यायाधीश कहते हैं वो नियुक्त किया जाएगा। अभिनव जी, हमारे पास समय सीमा तय है। जाते जाते हम आपसे बस आखिरी सवाल यही पूछना चाहेंगे कि अधिवक्ताओं के लिए और इस क्षेत्र से जो जुड़ना चाहते हैं उन छात्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे संक्षिप्त में? देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे प्रकाश डालना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है अभी के समय में। तो मेरे समझ से सबसे पहली बात तो होनी चाहिए वो बेहतर संवाद कौशल। आप एक दूसरे को कैसे कनेक्ट करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपकी याददाश्त भी बहुत मायने रखती है। लॉ के विषय में या कानून के विषय में आपकी जानकारी भी आपको काफ़ी ऊपर तक पहुंचा सकती है। और सुनने की क्षमता, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने की क्षमता होनी चाहिए, आप ग्रैस्प करने की भी क्षमता आपको होनी चाहिए। आप दूसरे के बातों को कितनी अच्छी प्रकार से सुन रहे हैं, ये सारे पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और दायरों के बाहर जाकर सोचने की क्षमता, तो ये सारे बहुत ही कह सकते हैं एडजेक्टिव्स टू द लॉयर। तो ये सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको अगर कुछ लोग ध्यान में रखेंगे या छात्र छात्राएं या अधिवक्ता ध्यान में रखेंगे तो वह आने वाले समय में उनको काफ़ी ऊपर तक पहुंचा सकता है। अभिनव जी, आप कार्यक्रम दिशाएं के इस अंक में हमारे साथ आए और आपने हमारे युवा साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए कार्यक्रम दिशाएं के इस मंच पर हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। चल पथिक चल, मंजिल अभी दूर है, तू डरना नहीं, तू झुकना नहीं, हार मानकर बीच राह में रुकना नहीं, हौसलों को अपने मरने ना दे, उठ खड़ा हो, लड़ और बढ़ आगे अपने मंजिल की ओर। युवा साथियों, हमें निरंतर प्रयास करते रहना है और बढ़ते रहना है अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए। असीमित संभावनाएं हैं हर क्षेत्र में, करियर के लिए, रोजगार के लिए, लेकिन सीमित जानकारी होने के कारण हम कई बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से चूक जाते हैं।
ऐसे में कार्यक्रम दिशाएं में हमारी यही कोशिश होती है कि विशेषज्ञों से जानकारी के आधार पर हम आप तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा सकें। उम्मीद है कि हमारा आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। आगे भी हम कार्यक्रम दिशाएं में इसी तरह से विशेषज्ञों से बातचीत करते रहेंगे और रोजगार की तमाम संभावनाओं को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक लिए कार्यक्रम दिशाएं के इस अंक में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।